नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में बात करेंगे संविधान के निर्माण के बारे में। संविधान के निर्माण में संविधान सभा की क्या भूमिका रही है उसको देखेंगे। साथ-साथ में देखेंगे कि जो संविधान में कौन-कौन सी समितियां थी प्रारंभ में उनको देखेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि जो संविधान सभा थी उसकी आलोचना किस प्रकार से की गई उसको में भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो मैंने लक्ष्मीकांत बुक है उससे बनाया हुआ है, उसके नोट्स मैंने बनाया अपना और यही क्या नाम हैंड राइटिंग नोट्स है, ये आपको मैं उपलब्ध करा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। साथ-साथ में इसके लिए आपका जो पीडीएफ इसका है, पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से क्लिक करेंगे, आपको पीडीएफ भी डाउनलोड हो जाएगी। देखते हैं यहाँ पे सब और ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, आरएएस हो और एमपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, सभी एग्जाम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब के लिए ये सभी पॉलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मैं हर एक जो सीरीज मैंने प्रारंभ की इसमें आपको हर एक चैप्टर का विधिवत रूप से मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगा। इसके साथ साथ में घटना चक्र का एमसीक्यू और लूसेंट का भी मैं एमसीक्यू लेकर आ रहा हूँ, उसको भी आप देखते रहिए। साथ साथ में करेंट अफेयर को भी मैं जल्द ही प्रारंभ कर दूंगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रारंभ करते हैं संविधान के निर्माण के बारे में। जो संविधान सभा थी, संविधान सभा का गठन का विचार सबसे पहली बार 1934 में एम एन राय लाए थे। तो ये क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा का गठन का विचार सबसे पहले कौन लाया था? तो एम एन व्यक्ति के रूप में एम एन राय लाए थे। कब लाए थे? तो 1934 में। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन कांग्रेस के द्वारा 1935 में किया गया था। अब संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण कांग्रेस ने कब दिया था प्रस्ताव? तो 1935 में। अगर व्यक्ति के रूप में पूछा जाएगा तो 1934 में। कौन? तो एम एन राय। ठीक है, तो इसको याद रखना। और एक संस्था के रूप में पूछा जाएगा तो कांग्रेस के द्वारा कब किया गया था? 1935 में। ये दोनों पॉइंट विधिवत रूप से याद रखना। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा 1938 में किया गया था। तो इस पॉइंट को भी याद रखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा 1938 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि नेहरू की इस मांग को लेकर ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया और इसे सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। किसको? तो ये है जो 1938 में किया गया था उसी को बोल रहा है कि नेहरू ने इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया। जिस नेहरू की मांग थी उसको ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया और इसे 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टोफर्ड क्रिप्स ने संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप के प्रस्ताव भारत लाए थे। तो कब? 1942 में। तो क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। तो ये भी कैबिनेट के मंत्री जो थे ब्रिटिश सरकार में, क्रिस्टोफर क्रिप्स, ये लाए थे कब? तो 1942 में। संविधान के निर्माण के लिए बता रहा है कि संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक प्रारूप प्रस्ताव भेजा था। किसको? तो सर स्टोफर्ड क्रिप्स को। कब? 1942 में। नेक्स्ट है कि क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। तो क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने क्या किया? तो अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए। तो ये थी मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए। तो ये इनकी किसकी? तो मुस्लिम लीग की एक अपनी मांग थी। नेक्स्ट है कि अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा गया 1946 में। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 को आया था। 1946। और इस कैबिनेट मिशन में कौन कौन था? तो स्टोफर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे और एबी अलेक्जेंडर। तो ये तीनों नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैबिनेट मिशन जो आया था उसमें 3 सदस्य थे, स्टोफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस जो कि इस समिति के यानी कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, और एबी अलेक्जेंडर। कब आया था कैबिनेट मिशन? तो 1946 में। इसको विधिवत रूप से याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस मिशन यानी कैबिनेट मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया। तो कैबिनेट मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा का निर्माण सामने रखी
संविधान सभा के निर्माण सामने रखी, जिससे मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया। तो प्रारंभ में जो थी मुस्लिम लीग इससे संतुष्ट हो गई थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। तो संविधान सभा का गठन कब होता है? तो नवंबर 1946 में। किसके द्वारा? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। ये तीनों पॉइंट विधिवत रूप से याद रखिए कि कैबिनेट मिशन के द्वारा नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। अब इस संविधान सभा में क्या क्या थे, कितनी सीटें किसको थी, उसको भी देख लेते हैं कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। तो कुल सदस्य संख्या 389 थी, जिसमें से 296 जो कि ब्रिटिश भारत से थे और 93 सदस्य जो कि देशी रियासतों से थे। तो संविधान सभा की कुल संख्या कितनी थी? तो 389 थी, जिनमें से 296 ब्रिटिश भारत और 93 जो कि देशी रियासत थी। सीटों का आवंटन जो है वो जनसंख्या के अनुपात में किया जाता था। सीटों का आवंटन कैसे हुआ था? यहाँ पे क्षेत्रफल भी दे देता है, लेकिन नहीं, जनसंख्या के आधार पर या जनसंख्या के अनुपात में। 10 लाख पर एक सीट, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट की आवंटित की गई थी। तो ये भी विशेष रूप से याद रखना। अब जो 296 ब्रिटिश भारत में इनको भी बांटा गया था। तो 296 सीटों को 292 सीट जो कि 11 गवर्नर प्रांतों में दिया गया था और 4 सीटें जो कि आयुक्तों के प्रांतों को दी गई थी। तो 296 जो ब्रिटिश भारत की सीटें थी, इनको 292 सीटें जो कि 11 गवर्नरों के प्रांतों में और 4 सीटों को आयुक्तों के प्रांतों में विभाजित किया गया था। और ये 292 सीटों में 3 समुदाय को, तो 3 समुदाय को कौन कौन से? तो मुस्लिम, सिख और सामान्य वर्ग। तो मुस्लिम, सिख और सामान्य ये आधार रखा गया था। मुस्लिम, सिख और सामान्य 3 समुदायों में वितरित किया गया था। नेक्स्ट है कि प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली के उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाता था। तो क्या लिखा है कि प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव जो था वो प्रांतीय असेंबली के उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाता था। नेक्स्ट है कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाता था। अब जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे उनका चयन कहां से होता था? तो रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है कि अतः, नेक्स्ट है पॉइंट इसमें कि अतः संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। तो पूछा जाता संविधान सभा कैसी थी? तो आंशिक रूप से तो चुनी हुई थी और आंशिक रूप से नामांकित भी थी। कुछ लोग नामांकित भी किए जाते थे, इसीलिए कहा जाता है। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था और चुनाव समिति मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा चुना जाता था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के लिए सबसे पहले चुनाव हुए थे जुलाई अगस्त 1946 में। तो संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे जुलाई अगस्त 1946 में, जिसमें से 296 सीटों में चुनाव हुए थे। सीटें चुनाव कितना? 296 में तो 208 कांग्रेस को प्राप्त हुई थी, 73 मुस्लिम लीग को और 15 जो कि छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्यों को प्राप्त हुई थी। तो 296 सीटों में 208 सीटें कांग्रेस को, 73 सीटें मुस्लिम लीग को और 15 सीटें जो कि छोटे समूह या स्वतंत्र सदस्यों को दिया गया था। नेक्स्ट है कि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई। जो देशी रियासतों को 93 सीटें थी वो भर नहीं पाई थी, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रख लिया था। इसीलिए देशी रियासतों की 93 सीटें दी गई थी, वो भर नहीं पाई, उन्होंने खुद को अपनी संविधान सभा से अलग रख लिया था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी को छोड़कर लगभग सभी बड़ी हस्तियां संविधान सभा में शामिल थी। तो महात्मा गांधी इसमें शामिल नहीं थे, ये विशेषकर पॉइंट याद रखना। कभी कभी अगर पूछ दे कि संविधान सभा में महात्मा गांधी शामिल थे, तो नहीं, तो संविधान सभा में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। उसके अलावा जितनी बड़ी हस्तियां थी वो सभी शामिल थे। अब देख लेते हैं संविधान सभा की कार्य प्रणाली क्या थी, किस आधार पर संविधान सभा कार्य करती थी।
तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक का मुस्लिम लीग द्वारा बैठक का बहिष्कार किया गया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया गया। तो पहली बैठक पे ही मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। बैठक में केवल 211 सदस्यों ने ही हिस्सा लिया था। तो सबसे पहले संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसमें कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया, तो 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है कि फ्रांस की तर्ज पर, इसी में है कि फ्रांस की तर्ज पर इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्योंकि फ्रांस में भी था कि सबसे वरिष्ठ अध्यक्ष को चुना, मतलब सबसे वरिष्ठ सदस्य को चुना जाता था अध्यक्ष, और उसी प्रक्रिया को यानी उसी तर्ज पे यानी फ्रांस की तर्ज पे ही यहाँ पर भी यानी भारत में संविधान सभा के या सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया था। यहाँ भी ये पॉइंट याद रखना कि ये सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य थे जो कि पहली बैठक में चुने गए थे। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो पहली बैठक 9 को हुई थी, 9 दिसंबर को, और दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर को, जिसकी स्थायी सदस्य के रूप में राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और इसमें उपाध्यक्ष भी थे। उपाध्यक्ष के रूप में एच.सी. मुखर्जी को और बी.टी. कृष्णाचारी को, तो दो इसके उपाध्यक्ष थे जो कि दूसरी बैठक में चुने गए थे। पहले थे एच.सी. मुखर्जी को चुना गया था, दूसरे थे बी.टी. कृष्णाचारी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ये विशेषकर याद रखना दोनों पॉइंट, और ये तो आप लोगों को याद ही रहता है कि दूसरी बैठक कब हुई, 11 दिसंबर 1946 को। राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी सदस्य थे। नेक्स्ट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के सामने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया कब, 13 दिसंबर 1946 को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया, तो 13 दिसंबर 1946 को। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे और दर्शन की झलक थी। किसमें, उद्देश्य प्रस्ताव में क्या थी, संवैधानिक संरचना और ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम्स के लिए। आपको जितने भी एग्जाम्स है, चाहे यूपी पीसीएस हो, आरएएस हो, चाहे वो आपका बीपीएससी हो, आरएएस हो, मतलब सभी एग्जाम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे डायरेक्ट। फिर इस उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसको स्वीकार किया गया। तो पूछा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव को रखा कब था संविधान सभा के सामने पंडित नेहरू ने, तो ये रखा था 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन संविधान सभा ने इसको स्वीकार कब किया, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया, और यही उद्देश्य प्रस्ताव परिवर्तित होकर प्रस्तावना का रूप ले लेता है। अब देखते हैं स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा परिवर्तन क्या क्या किए गए उनके बारे में। सबसे पहला देखा गया कि देशी रियासतों का प्रतिनिधि धीरे धीरे शामिल होने लगा, यानी कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा में देशी रियासतों का जो प्रतिनिधि था वो कहीं न कहीं धीरे धीरे शामिल होने लगा। फिर 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। तो सभा के सदस्य जो है 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। नेक्स्ट है कि 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया गया। ये भी क्वेश्चन आता है कि माउंटबेटन योजना कब आई थी, 3 जून 1947 को, या फिर पूछता है कि 3 जून को किस योजना के नाम से जाना जाता है, तो माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 3 जून 1947 को ही भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया गया। अब देखते हैं इसमें 3 परिवर्तन हुए थे। सबसे पहला परिवर्तन किया गया कब, 1947 का ही चल रहा है, 1947 में 3 परिवर्तन किए गए। पहला परिवर्तन है कि संविधान सभा पूरी तरह संप्रभु निकाय स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती है। तो पहला तो यही हो गया कि संविधान सभा पूरी तरीके से संप्रभु निकाय थी और स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। ये ब्रिटिश द्वारा बनाए गए कानून को रद्द करना, तो ब्रिटिश के द्वारा ये कानून को रद्द करना था, ये एक परिवर्तन था। दूसरा परिवर्तन था कि संविधान सभा एक विधायिका बन गई। अब जो संविधान सभा है वो एक विधायिका बन गई। इसका काम था संविधान बनाना, जो कि राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे विधायिका के।
और इसकी दोहरी भूमिका रही है, एक तो ये भूमिका रही समझाना, दूसरा ही कानून बनाना, जो कि विधायिका का काम है कानून बनाना, और जिसमें ये थे जीवी मावलंकर इसके अध्यक्ष थे। विधायिका के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर इसके अध्यक्ष बनाए गए। तीसरा परिवर्तन हुआ कि मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों से जुड़े थे, वो भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए थे। तीसरा ये हुआ कि जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो भी पाकिस्तान में शामिल हो गए और संविधान सभा के द्वारा ये अलग हो गए, और कुल 299 सीटें रह गईं, जिनमें से 299 सीटें रह गई, जिनमें से 229 भारतीय प्रांत और 17 जो थी वो देसी रियासतें थी। इस प्रकार से ये 3 परिवर्तन देखे गए 1947 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है कि संविधान जब तैयार हुआ था, कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। इस समय कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? तो 284 के लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान जब तैयार हुआ था, बनके तैयार हुआ कब? तो 26 नवंबर 1949 को, सॉरी 49 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान जो बनके तैयार हुआ, और उस समय 284 लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। इसको विशेषकर याद रखना। नेक्स्ट है कि मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन संविधान सभा का ने निर्णय लिया था। तो वर्ष 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन, यानी कि भारत जो है राष्ट्रमंडल में कब शामिल हुआ? तो मई 1949 में। तो इसको याद रखना। नेक्स्ट है कि 22 जुलाई 1947, बहुत महत्वपूर्ण है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। किसने अपनाया? तो संविधान सभा के द्वारा इसको अपनाया गया था। नेक्स्ट है कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। तो राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को कब? 1950 में, 24 जनवरी 1950 में। लेकिन अगर राष्ट्रीय ध्वज पूछता है तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है कि 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो ये भी 24 जनवरी को 3 घटनाएं याद रखना। एक तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, और दूसरी 24 जनवरी 1950 को ही राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया। संविधान निर्माण में कुल 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे, और कुल 11 बैठकें हुई। तो ये भी पॉइंट याद रखना कि पूरा संविधान के निर्माण में 2 साल 11 माह 18 दिन और 11 बैठकें कुल हुई थी। नेक्स्ट है कि संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया, और इसके लिए प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार किया था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस 60 से अधिक देशों से इन्होंने अवलोकन किया था संविधान निर्माताओं ने। संविधान निर्माण में कुल खर्च आया था 64 लाख रुपए, और संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जो कि 12वीं बैठक कही जाती है। वैसे तो कुल 11 बैठक, लेकिन 12वीं बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 की, यही एक अंतिम बैठक थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर 12 बैठकें हो गई, और 12वीं बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है कि संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। तो संविधान सभा ने कब तक काम किया? कि जब तक चुनाव नहीं हो गया। 1951-52 में चुनाव हुए पहले, ठीक है। तो यानी कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 1951-52 तक जब चुनाव हो गए, उस समय तक संविधान जो है अंतरिम रूप में संसद के रूप में संविधान सभा ने ही कार्य किया। अब देखते हैं संविधान सभा की कुल समितियां। तो संविधान सभा की प्रमुख 8 समितियां, तो प्रमुख समितियां 8 हैं, और कुछ छोटी और गौर समितियां भी थी। तो अगर प्रमुख समितियों की बात करें तो कुल 8 समितियां थी। कौन कौन सी थी? पहली संघ शक्ति समिति, जो जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो पहली संघ शक्ति समिति। दूसरी क्या है समिति? तो संघीय संविधान समिति, ये इसकी भी अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। संघीय या संघ आ जाए तो जवाहरलाल नेहरू, लेकिन प्रांतीय संविधान समिति आ जाए तो सरदार पटेल। तो प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। प्रारूप समिति जिसमें 7 सदस्य थे, इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने।
फिर है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति गठित हुई थी। इसकी अध्यक्षता की थी सरदार पटेल ने, जिसमें मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्र के लिए सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की? सरदार पटेल ने। लेकिन इसमें कुछ उप समितियां भी थी। इसकी उप समितियों में मौलिक अधिकार की उप समिति की अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी ने, अल्पसंख्यक की उपसमिति की अध्यक्षता की थी एच.सी. मुखर्जी ने, और उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति समिति की अध्यक्षता की थी गोपीनाथ ने। तो ये भी उप समितियां भी इनकी याद रखना, ठीक है। मौलिक अधिकार पूछेगा उप समिति जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति तो एच.सी. मुखर्जी, और पूर्वोत्तर यानी उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र की अध्यक्षता गोपीनाथ ने की थी। तो ये तो 8 समितियां जो थी, जो कि प्रमुख, जो कि आपको ये मिलती हैं, प्रमुख समितियां थी। और इनमें अब गौड़ समितियां देखते हैं, छोटी छोटी समितियां देखते हैं। जैसे सबसे पहले देखते हैं वित्त और कर्मचारी स्टाफ समिति, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। फिर है प्रत्यायक समिति, जिसकी अध्यक्षता अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने की थी। फिर है सदन समिति, सदन समिति की अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। फिर है कार्य संचालन समिति, जो कि मुंशी के एम मुंशी ने की थी। और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद, ये बहुत पूछा जाता है। तो राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और संविधान सभा के कार्यों की समिति, संविधान सभा के कार्यों की समिति की अध्यक्षता जीवी मावलंकर ने की थी। और सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति की अध्यक्षता एच.एस. वरदाची वरदाचारी ने की थी। तो इन सभी समितियों के अध्यक्षता भी याद रखना। नीचे और भी समितियां हैं इसकी, जैसे बड़ी समितियों प्रक्रिया समिति हो गई, इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। राज्यों के लिए समिति, यानी राज्यों से समझौता करना हो तो जवाहरलाल नेहरू समिति, राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू समिति। और संचालन समिति पूछा जाता है, ये भी तो राजेंद्र प्रसाद ने की थी, संचालन समिति भी राजेंद्र प्रसाद ने। इधर देखते हैं छोटी समितियों में भाषाई आयोग, तो भाषाई प्रांत आयोग तो एसके धर भाषाई प्रांत आयोग एसके धर। प्रारूप संविधान की जांच समिति जवाहरलाल नेहरू, तो प्रारूप संविधान की जांच समिति की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। और इसमें नेक्स्ट है प्रेस दीर्घा समिति, तो प्रेस दीर्घा समिति जो कि उषा नाथ दास ने की थी। तो ये समितियां थी। अब देख लेते हैं प्रारूप समिति के बारे में, जहां से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। फिर देखते हैं इसमें कि 7 सदस्य, अब 7 सदस्य कौन कौन थे उनको भी इसमें देखते हैं। तो ये क्या थी? तो प्रारूप समिति, तो नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी इसको सौंपी गई थी। तो प्रारूप समिति का पहले तो गठन याद करना, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था, 29 अगस्त को, ठीक है, 29 अगस्त, इसको डेट को बिल्कुल याद रखना, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। और इसकी जिम्मेदारी दी गई थी नए संविधान के प्रारूप को तैयार करना। इसमें कुल 7 सदस्य थे। इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 7। तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थे। 7 में सबसे पहला देखते हैं अध्यक्ष कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। सेकंड, दूसरे सदस्य के रूप में थे एन. गोपाल स्वामी अयंगर। फिर तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे सदस्य के रूप में डॉक्टर के एम मुंशी। 5वें है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठे सदस्य के रूप में एन माधव राव, जो बी.एल. मित्र की जगह आ गए थे, एन माधव राव। और 7वें सदस्य के रूप में टी.टी. कृष्णाचारी, जो कि खेतान की मृत्यु हो गई थी 1948 में, उनकी जगह टी.टी. कृष्णाचारी आ गए थे। तो ये 7 सदस्यों के नाम भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है कि प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप को 26 नवंबर 1949 को पारित किया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान के प्रारूप को प्रारूप समिति ने कब दिया? तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने हस्ताक्षर संविधान पर किए थे। यानी संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से केवल 284 सदस्य ही उस दिन उपस्थित थे जिस दिन संविधान को हस्ताक्षर हुए थे, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। तो इस दिन को आप याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना
395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी। तो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन के तैयार हो गया, उस समय संविधान में प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। तो ये क्वेश्चन याद रखना कि प्रस्तावना को जब पूरा संविधान लागू हो गया, उसके बाद प्रस्तावना को रखा यानी लागू किया गया। अब देखते हैं संविधान का परिवर्तन। परिवर्तन किस प्रकार से था कि 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, क्या क्या चीजें उस दिन जुड़ गई थी, ये चीज को विशेष याद रखना। तो 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 380, 388, 391, 392 और 393 को स्वतः ही लागू हो गए थे। तो इतने अनुच्छेदों को याद रखना, ये अनुच्छेद स्वतः ही उसी दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। नेक्स्ट है संविधान के शेष प्रावधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन गणतंत्र दिवस होता है, उस दिन संविधान का शेष भाग को लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस दिन को चुना गया, क्यों यही दिन चुना गया? क्योंकि इस दिन को चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व रहा है। इस दिन को चुनने का एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। ठीक है, तो इसका ऐतिहासिक महत्व क्या रहा है कि इसी दिन 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 को पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। तो इसीलिए 1930 को इसी दिन, तो 26 जनवरी को ही ये पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी चुना गया डेट। नेक्स्ट है कि संविधान के शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। तो प्रश्न आ सकता है कि संविधान को शुरुआत करने पे कौन से दो अधिनियम समाप्त किए गए? तो एक तो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को। अब देख लेते हैं इसमें लास्ट पॉइंट यह है कि संविधान सभा की आलोचना किस आधार पे की गई। कभी कभी प्रश्न आ सकता है कि संविधान की आलोचना किस किसने और किस आधार पे की गई थी। इसकी आधारता, सबसे पहला आधार दिया था लोगों ने कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। तो यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन इसमें नहीं था। तो ये एक चीज ये एक निगेटिव रोल करता है, यानी आलोचना के रूप में देखा जाता है कि ये प्रतिनिधि निकाय नहीं थी और प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था इसमें। दूसरा है संप्रभुता का अभाव था। संप्रभुता का अभाव का मतलब हो गया कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार की इजाजत से काम हो रहे थे। तो ये हो गया संप्रभुता का अभाव था। प्लस था, सेकेंड आधार बनाया था कि समय की बर्बादी यानी समय बर्बादी। क्यों? निर्माण जो संविधान का निर्माण हुआ था उसमें समय 2 साल 11 माह 18 दिन लगा। तो बोला ये समय की बर्बादी है, इतना सारा टाइम लगा। फिर चौथा लोगों ने बोला, जो संविधानवेत्ता थे उन लोगों ने, या जो लोग थे आलोचक थे, उन्होंने आलोचना की कि कांग्रेस का इसमें प्रभुत्व था, यानी कि किसी एक ही दल का इसमें प्रभुत्व माना गया। तो एक दलीय का यानी कांग्रेस का प्रभुत्व था। फिर नेक्स्ट था कि वकीलों एवं राजनीतिज्ञों का इसमें प्रभुत्व था, यानी आम जनता को न लेकर वकीलों और राजनीतिज्ञों की इसमें जो था प्रभुत्व था इसमें। इस आधार पे भी आलोचना की गई। उसमें नेक्स्ट था कि हिंदुओं का प्रभुत्व भी इसमें रहा है। तो ये सभी आधार थे आलोचना के, संविधान सभा की आलोचना की गई थी। इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में पूरी तरीके से संविधान सभा के संविधान का निर्माण यानी संविधान सभा का गठन कैसे होता है और संविधान कैसे निर्माण होता है, वो सभी प्रावधान को मैंने विधिवत रूप से इस वीडियो में बताया है आपको। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाद बाकी नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे वीडियो चैनल पे मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।